ये भाई न्यूली लॉन्च बजाज RS 200 200 जो 2025 में आप लोग अगर लेने के बारे में सोच रहे हो तो अब आप लोगों को यही मिलेगी, पुरानी वाली तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और साथ ही में इसके खड़ी है करिश्मा XMR 210। दोनों बाइकों ने अपनी लेगेसी बहुत अच्छी क्रिएट करी हुई है और दोनों अगर आप लोग देखने जाते हो बजट फ्रेंडली बाइक 200 सीसी की, स्पेशली वो फेड होनी चाहिए, एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, तो आप लोगों के मन में ये दो बाइक डेफिनेटली आएंगी। KTM तो इसके बाद की बात है क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी आती है। इन दोनों का प्राइस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। वो 2,18,000 रुपये की ऑन रोड आप लोगों को दिल्ली में देखने के लिए मिलती है, ये 2,17,000 रुपये की देखने के लिए मिलती है, क्योंकि प्राइस भी सेम है, इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है, पावर भी ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर चेंजेस क्या क्या है वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सिमिलर भी देखने के लिए मिलेंगी। मतलब आप चलाओगे, आपको फील करोगे तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें जो सेम एज इट इज सेम मिलेंगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट ही मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको चलाते हो, हालांकि दोनों की जो सीट हाइट है वो एज इट इज सेम है, बट इसमें आपके थोड़े से पैर कम आते हैं। डोंट नो व्हाई, ये थोड़ी सी हल्की, इस वजह से इसके सस्पेंशन इतने डाउन नहीं हो पाते जितने उसके हो जाते हैं। दोनों गाड़ी 810 mm की है, मतलब दोनों गाड़ी की सीट हाइट, और ये थोड़ी सी हल्की सी माइनर सी एग्रेसिव टाइप की है। आपको हल्का सा झुक के चलाना पड़ेगा। अगर आप हल्का सा झुक के नहीं चलाना चाहते तो एक इसका जो राइडिंग पोस्चर है ये पूरा स्पोर्ट टूरर वाला है, हालांकि उसका भी है पर उसका थोड़ा सा कम है। इसमें आप नॉर्मल स्ट्रेट होकर बैठ सकते हो, तो इतनी ज़्यादा इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जितना आपको उसमें थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ता है ना, वो इसमें नहीं चलाना पड़ता। इसमें आप कह सकते हो कि अगर उसको आप 200 किलोमीटर कवर करते हो अपने टूर एंड ट्रैवल में या राइड में, तो इसमें आप 250 या 300 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर लोगे उसके मुकाबले। तो इसे स्पोर्ट टूरर के हिसाब से ये फील भी आपको स्पोर्ट टूरर वाला भी देगी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहने वाली है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो रहने वाला है इन गाड़ियों का इंजन, क्योंकि दोनों गाड़ियों में सेम इंजन नहीं आता बट प्राइस कॉस्ट सेम आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 210 सीसी का इंजन मिलता है, वो भी लिक्विड कूल्ड, और इस गाड़ी के अंदर मिलता है आपको 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। इसके अंदर BHP जो आती है वो आती है 25.1 की, और इसके अंदर जो आती है वो आती है 24.1 की। एक BHP का फर्क है दोनों बाइकों के अंदर। बाइक के अंदर 30.4 का न्यूटन मीटर टॉर्क और इस बाइक के अंदर आता है 18.4 का न्यूटन मीटर टॉर्क। तो दो का जो टॉर्क है वो इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट जानते हो क्या हो जाता है, आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा, जब ये लॉन्च हुई थी तब भी आप लोगों ने देखा होगा, ये इनिशियल में हो गया, ये मिड रेंज में हो गया, ये टॉप एंड में हो गया। ये हर बाइक को अपनी जो लेगेसी में क्रिएट करती है ना, चाहे R15 हो गई, चाहे RS 200 हो गई, चाहे KTM RC 200 हो गई, सब बाइक को ये इनिशियल में, मिड रेंज में, टॉप एंड में सबको हरा देती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। और जबकि ये बहुत कम प्राइस में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, तब भी ये KTM जैसी बाइकों को हरा देती है। तो ये एक बाइक का पावर आप फील कर सकते हो जब आप रोड पर चलाते हो, तो वो एक चीज़ अच्छी है इस बाइक की। हाँ, इस गाड़ी के अंदर भी आप ये नहीं कह सकते कि इस गाड़ी के अंदर पावर कम है, इस गाड़ी के अंदर भी सेम एज इट इज सेम चीज़ें हैं, बट इसका जो पावर बैंड है ना वो आपको 5000 RPM के बाद स्टार्ट होने वाला होता है। मतलब 5000 RPM तक ये एकदम स्ट्रेट नॉर्मल चलती है। थोड़ा सा हार्ड चलाना हो तो आपको 5000 RPM 6000 RPM क्रॉस करने पड़ते हैं, तब ये मान लो इसका सेकंड वॉल्व है वो एक्टिवेट होता है। वॉल्व वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसका तब निकलता है। तो ये एक मेरे को अच्छा लगा इस बाइक के अंदर भी और इस बाइक के अंदर भी। और इस बाइक के अंदर एक चीज़ और अच्छी है कि अब जो नई वाली 2025 वाली करिश्मा XMR आती है ना, उसके मुकाबले वाइब्रेशन भी काफ़ी कम कर दी गई है और हीटिंग इशू भी थोड़ा सा काम किया गया उसके ऊपर। हीटिंग इशू तो अभी डेफिनेटली जब गर्मियाँ लॉन्च होंगी, मतलब पूरी की पूरी गर्मियाँ आ जाएंगी तब हमें पता चलेगा, बट वाइब्रेशन को लेकर डेफिनेटली इस पर काम किया गया। तो इस बाइक के मुकाबले आपको इसके अंदर कम वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगी। साथ ही एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, दोनों गाड़ियों के अंदर ना डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, पर जो थ्रो है, अगर आप रियल लाइफ अगर मैं डार्क ट्रूथ की बात करूं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा थ्रो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक बार मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। ये रहा, इसके अंदर LED कर दिए हैं सारे के सारे, चाहे इंडिकेटर हो गया, चाहे बैक लाइट हो गई, चाहे फ्रंट लाइट हो गई, चाहे पार्किंग लाइट हो गई, सारी की सारी LED आती है। और सेम एज इट इज इसके अंदर भी LED आती है। इसके अंदर भी डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, ये देख लो छोटा छोटा। पर जो थ्रो है अगर आप थोड़ा सा डार्क में जाके देखोगे तो उसका आप लोगों को ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। बहुत माइनर सा, आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, बट इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये आता है कि अगर आप अंधेरे में जाओगे ना, इसके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, अगर आप अंधेरे में जाओगे तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगी दिन में, और अगर आप उजाले में जाओगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। जैसे अंडरपास में होता है ना, आप अंदर जाते हो तो चालू हो जाती हैं और बाहर जाते हो। जो कार वाला फीचर इस बाइक के अंदर दिया गया है। और इस बाइक के अंदर एक फीचर और आता है जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जो इसके ऑनर हैं वो भी इस बाइक को, मतलब इस फीचर को यूज़ नहीं करते। आप ये बटन दबाओगे, ये प्रेस कराओगे और इसको खींचोगे तो ये थोड़ा सा 2 mm 3 mm तक ऊपर निकल आता है। अब मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कोई फ़ायदा आप लोगों के लिए रोड पे ये करता होगा, बल्कि ये वाइब्रेशन और करता है ऐसे। तो जो इस बाइक के ऑनर हैं उन्होंने इसको बंद भी करवा रखा है कि ये खुले ही ना, ये ऐसे ही रहें, और बल्कि ट्रांसपेरेंट आता है, इन्होंने थोड़ा सा रैप वगैरह करवा रखा है। और इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती है कि आप सोचो इसका वाइजर अप डाउन हो जाएगा, 3 mm 4 mm का फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फीचर सिर्फ उसके अंदर आता है। दोनों गाड़ी के अंदर स्लीपर क्लच आते हैं और दोनों गाड़ी के अंदर जो टायर साइज़ है वो भी एज इट इज़ सेम है, बट टायर साइज़ का आपको फ़र्क कहाँ पर पता चलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
वो है भाई इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट टायर जो है वो 100 सेक्शन का देखने को मिलेगा और जो रियर टायर है वो 140 सेक्शन का। बट नई वाली RS 200 के अंदर आपको आगे वाला टायर है वो 110 सेक्शन का मिलेगा और पीछे वाला जो टायर है वो 140 सेक्शन का देखने को मिलेगा। टायर दोनों गाड़ियों के अंदर अच्छे अच्छे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोनों गाड़ियों के अंदर टायर दोनों ही नॉन रेडियल आते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और इस बाइक का एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बाइक के अंदर आप पास में से आओगे तो इस बाइक का जो नया वाला मीटर है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा, कुछ इस तरीके से ये ऑन होता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, TFT डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं। और इस बाइक के अंदर ना 3 राइडिंग मोड भी आते हैं, रोड मोड हो गया, रेन मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया। और मैंने अपनी राइड रिव्यू में मैंने बता के भी दिखाया था, चला के भी दिखाया था, ये एक्चुअल में वर्क भी करते हैं और एक्चुअल में काम के भी हैं। रेन मोड में थोड़ी सी पावर कम हो जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो एक्चुअल में वर्क के हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर ना हैजार्ड सिस्टम आता है, जो उस बाइक के अंदर नहीं आता। तो आपको बाहर से कोई काम कराने की जरूरत नहीं है। बट इसका जो मीटर है ना, इसको कह सकते हो नेगेटिव डिस्प्ले कह सकते हो, या कह सकते हो LED मीटर कह सकते हो। ये देखो, ये फुल्ली कलरफुल तो नहीं रहने वाला, बट इसके अंदर काम की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी ऐड ऑन हो रखी हैं। इसके अंदर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, 10x10 नेविगेशन मैप भी इसके अंदर आता है और सेम एज इट इज सेम चीज़ें उसके अंदर भी आती हैं। इसके अंदर भी USB चार्जिंग पोर्ट है, तो आप छोटी मोटी एक्सेसरीज जो हो गए, राइड पे जाके जो चलाना चाहते हो वो सारी चीज़ें दोनों ही बाइक के अंदर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम आपको कहाँ होगी, जब आप टूर एंड ट्रैवल करोगे, हाईवेज पे चलोगे, तो वो आपको बहुत माइनर सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक और RS 200 के अंदर आता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक। तो उसके अंदर आप ज़्यादा किलोमीटर कवर कर पाओगे। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जल्दी रुकना पड़ेगा, 150 किलोमीटर पहले रुकना पड़ेगा, उसको आप 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लोगे। और जो दोनों गाड़ियों की माइलेज है वो एज इट इज सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप दोनों गाड़ियों को 60-70 और अच्छे RPM पे चलाओगे तो आपको अच्छा माइलेज देंगे, 35 के आसपास माइलेज ईजिली दे देंगी दोनों ही बाइकें। अब मैं बैक पोर्शन पे आता हूँ। बैक पोर्शन में आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो इस गाड़ी की अच्छी है, उस गाड़ी की थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। दोनों बाइकों में एक चीज़ आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगी पीछे वाली बैकलाइट के थ्रू। देखो, इसके अंदर इंटीग्रेटेड बैकलाइट आ गई है, जिसे टेल लाइट हम कहते हैं। इसके अंदर इंडिकेटर भी इनबिल्ड हो गए हैं। ये कुछ लोगों को नया लगेगा, कुछ लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ओल्ड वाला अच्छा लगेगा। बट अब आप लोगों को मिलने यही वाला है। बट अगर आप करिश्मा XMR 210 की तरफ देखोगे तो ये आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल वाला देखने के लिए मिलेगा। और लोग समझ भी जाते हैं कि एक्चुअल में हाँ ये बैकलाइट है और ये इंडिकेटर अलग डिफरेंस हो रखे हैं। बट हाँ, LED दोनों चीज़ों में मिलेगी। इसके अंदर भी आपको LED मिलेगी, इसके अंदर भी। और ये आप कह सकते हो जैसे S1000 RR में आते हैं बैकलाइट, उस तरीके से कुछ है। और नई चीज़ें मिलेंगी तो आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। और दोनों गाड़ियों के अंदर ना अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है, मतलब अंडरबेली नीचे की तरफ आती है और पीछे इसका मफलर आता है। दोनों गाड़ियों का साउंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी है और थोड़ा थोड़ा अलग भी है। मैं एक्चुअल में आप लोगों को आवाज़ सुनाता हूँ है कैसी, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं 200 सीसी में, 150 सीसी में एग्जॉस्ट लगाने के बारे में सोचते हैं। तो इन बाइकों के बारे में इन बाइकों के अंदर आपको एग्जॉस्ट लगाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन बाइकों की एक्चुअल आवाज़ अच्छी है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। थोड़ी बेसी सी आवाज़ है RS 200 की नई वाली, और वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो और ज़्यादा बेस प्रोड्यूस होता है जब आप इसको चलाते हो। तो ये कुछ RS 200 की साउंड थी। अब एक बार करिश्मा XMR 210 की साउंड सुन लेते हैं। हालांकि थोड़ी सिमिलर ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको लोगों को आवाज़ में पता चलेगा। ये भी बेसी है, ऐसी बात नहीं है। बट इसके अंदर थोड़े से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं अंडर द सीट। बाकी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर सीट कंफर्ट अगर आप लोग देखोगे ना तो इस बाइक का आप लोगों को ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो टेल सेक्शन है ना, अगर आप टूर एंड ट्रैवल करते हो या हाईवेज पे ज़्यादा चलते हो या सामान लगेज वगैरह लेके ज़्यादा चलते हो, तो इसमें आप इजीली रोप बांध के इजीली अपना सामान को बांध सकते हो। बट उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। इसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है ना, इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड, मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर ही इसके ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप लगेज वगैरह बांध के ले जाते हो, सामान वगैरह बांध के ले जाते हो, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट ऐसी चीज़ आपको इसके अंदर नहीं आ सकती है। और इसकी आपको सीट कंफर्ट इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा देखने के लिए, इसकी कुशनिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कुशनिंग करवा रखी है, इसकी सीट पे काम हो रखा है, ऐसा उसके अंदर नहीं हो रखा। बट हाँ, सीट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू RS 200 के मुकाबले। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, बाकी एक चीज़ ना भाई दोनों ही बाइकों को देनी चाहिए थी, मतलब हीरो को भी और बजाज को भी। वो बजाज को तो डेफिनेटली देनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों को 10 सालों से डिमांड थी कि उसके अंदर USD फॉक्स आए। उसके अंदर अभी भी टेलीस्कोपिक आते हैं, जो ठीक है, इतने कोई बुरे नहीं है, अच्छे चलते हैं। बट अगर किसी बाइक से कंपेयर करते हो तो USD
यूएसडी आज के टाइम पे हर बाइक के अंदर आ रहे हैं, सेम एज इट इज XMR 210 के अंदर भी है कि इसके अंदर अभी भी टेलीस्कोपिक आते हैं, इसके अंदर भी यूएसडी नहीं आते। बट इसके अंदर ये फायदा होने वाला है कि आने वाले 1-2 महीने के बाद आपको इस बाइक के अंदर यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बाकी एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से देखो पावर होती है ना, उस हिसाब से ब्रेकिंग चाहिए होती है। अगर आपकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी ना, तो आप कहीं ना कहीं ले बैठोगे बाइक को। दोनों ही बाइकों के अंदर अच्छी ब्रेकिंग है। इसके अंदर गेमेगा के कैलिपर आते हैं, उसके अंदर बाइबर के कैलिपर आते हैं। 300 mm की इसके अंदर फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है, फ्रंट वाली। इसके अंदर भी 300 mm की मिलती है, दोनों पेडल डिस्क ब्रेक है। और ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है ना, एज इट इज सेम है इस बाइक का भी और इस बाइक का भी। आप चाहे पैनिक ब्रेकिंग करो, चाहे इमरजेंसी ब्रेकिंग करो, चाहे सोच के ब्रेकिंग करो, आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिलने वाला है। चाहे फ्रंट ब्रेक यूज़ करो, चाहे रियर ब्रेक यूज़ करो, आपको दोनों ही ब्रेक अच्छा फीडबैक देने वाली हैं। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का रिसॉल्व कर देता हूँ कि आप लोगों को बाइक कौन सी लेनी चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में मैं कौन सी बाइक लूँ। देखो, अगर आप एक ट्रू लवर हो RS 200 के, तो फिर तो मैं भाई कुछ कह ही नहीं सकता, फिर तो आपको RS 200 लेनी चाहिए। अगर आप फीचर के थोड़े से शौकीन हो, थोड़ा सा एग्रेसिव चलाने वाले बंदे हो, थोड़ा सा अपने पर्पस से देख रहे हो, तो आप इसको ले सकते हो। अगर एक थोड़ा सा कह सकते हो एक कंफर्टेबल बाइक देख रहे हो, थोड़ा सा एक फैमिली पर्पस भी देख रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक होती नहीं है फैमिली पर्पस, बट अगर आप फैमिली को लेकर इसमें चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा उनको और आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अच्छा खासा कंफर्ट है इसके अंदर भी, पिलियन के बैठने में भी इसके अंदर। पर उसके अंदर ऐसा कंफर्ट नहीं आता। उसके अंदर अगर आपके साथ पिलियन बैठ जाता ना, तो आपके शोल्डर पे आपके बैक पेन होना शुरू हो जाता है कई किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर बाद या 100 किलोमीटर बाद। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। मैं तो ये कहूँगा कि आज के टाइम पे अगर आप कोई बाइक ले रहे हो तो RS 200 ले लो नई वाली, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फीडबैक रहेगा। उसके लिए 1-2 महीने रुक जाना। न्यू USD सस्पेंशन वाली करिश्मा XMR 210 आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा 1-2 महीने वेट कर लो। या तो वो वाली ले लेना जो नई लॉन्च होगी, या फिर आप न्यूली लॉन्च चाहते हो तो RS 200 ले सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे इस बाइक से रिलेटेड अगर शॉर्ट कंटेंट दिखना चाहते हो तो वहाँ पे भी मैं डालता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।